हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में और आगे की चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है इतना देख लिया था। आज हम आगे से डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ना ये देखा था कि जो है अकबर का इस इंट्रैक्शन था किसमें, लोगों के अलग अलग टाइप्स के लोगों में, उनके कास्ट में। ठीक है, तो दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलही कुल। तो इससे क्या हुआ, अकबर को एक आइडिया आया किसका, सुलही कुल का। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल पीस, पूरे यूनिवर्स में सुख शांति होनी चाहिए। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रियल्म। उनके राज्य में इससे क्या होगा, सुलही कुल से क्या होगा, इस आइडिया से वहाँ के लोगों के रिलीजन्स में, जैसे रिलीजन्स में जो है ना डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ में। ठीक है, हमने सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 में देखा था ना, अंसारीज़ वाले में। ऐसे ही उनके राज्य में ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन्स को लेकर, इस आइडिया से। ठीक है, इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल होना चाहिए। क्या चीज़, हर एक इंसान के प्रति ऑनेस्टी, यानी कि जो है ईमानदारी, और जस्टिस, न्याय, पीस और शांति। अबुल फाजल ने क्या किया, अकबर की उनकी पूरे गवर्नेंस के मतलब कैसे गवर्न करना है उसको उन्होंने हेल्प की। किसने, अबुल फाजल ने अकबर की। ठीक है, दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहाँ एज वेल। तो ये जो गवर्नेंस का प्रिंसिपल था इसको जहांगीर और शाहजहाँ ने फॉलो किया था, लेकिन आपको याद होगा औरंगज़ेब ने नहीं किया था। सुलही कुल क्या होता है, आप देखो यहाँ पर बता रखा है। देखो पहले इसको ना साइड में ये वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, सुलही कुल देखो यही बता रखा है कि सुलही कुल पूरे इसके थ्रू कैसे बताया है कि वही होता है सुख शांति, हर जगह पर सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर है अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। तो अकबर क्या करते थे, बहुत सारे जो है ना ट्रांसलेशन करवाते थे। जितने भी संस्कृत की जितनी भी बुक्स थी हमारी, जैसे रामायण हो गई, ठीक है, महाभारत हो गई, इनको किस में चेंज करवाया उन्होंने, पर्शियन में चेंज करवा दिया। ठीक है, तो मख्ताब खान और ट्रांसलेशन ब्यूरो वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश एट फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी में होता था ये चेंजिंग। ठीक है, तो महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ, ये सब कुछ संस्कृत के वर्क थे जिनको पर्शियन में चेंज किया गया था। महाभारत को पर्शियन में चेंज करके राजनामा करवाया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम द मुगल एम्पायर ऑफ द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो मुगल एम्पायर जो था ना वो 17th सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में कैसा था और उसके बाद कैसा था। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, मिलिट्री एफिशिएंसी, मिलिट्री भी काफ़ी थी, कमी नहीं थी मुग़ल एम्पायर में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आई, वहाँ पे अमीरी आई। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है, थोड़ी मतलब वेल्दी हो जाना। ठीक है, वेल्दी हो जाना। तो वहाँ के लोग वेल्दी होने लगे, स्टार्ट होने लगे। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज अ फेवरेट लैंड ऑफ वेल्थ। जो बाहर के जो ट्रैवलर्स होते थे, मतलब बाहर के जो लोग घूमने आया करते थे, वो क्या करते थे, इस जगह को क्या बोला करते थे, लैंड ऑफ वेल्थ, यानी कि अमीर की, मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ की लैंड। बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई साइड विद द ग्रेट अपोलेंस। देखिए हमारी इंडिया पहले बहुत ज़्यादा अमीर थी, लेकिन साइड बाई साइड बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी। ठीक है, अब यहाँ पर है द इनक्वालिटीज़ वर ग्लेयरिंग। जो लोगों के में डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया और इनक्वालिटीज़ हो गई, ये सब जो है ना बढ़ रहा था। तो documents from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total 8,000. The small number, a mere 5.6% of the total number of mansabdar, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire salaries for themselves and their trooper. अब देखो यहाँ पर क्या है, जो 20th century की जो बुक थी, मतलब जब शाहजहाँ ने 20th century में रूल किया था ना, उसकी जो बुक थी, उसकी डॉक्यूमेंट्स जो थे ना, वो हमें बताते हैं कि देखो मनसबदार 8,000 में से 445 मनसबदार थे। ठीक है, जो मतलब देखो यहाँ भी यही कहा कि मनसबदार को ना करेक्ट अपनी जो है उनकी सैलरी सही से नहीं दी जा रही थी। सैलरी अब किसी को ज़्यादा मिल रही थी, ठीक है, और किसी को कम मिल रही थी सैलरी, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। द मुगल एम्पर एंड द मनसबदार स्पेंड ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि मुग़ल एम्परर्स जो थे और मनसबदार जो थे वो क्या करते थे, अपना सारा पैसा जो है वो क्या करते अपनी सैलरीज और इनकम में ही लगा देते सारे। मतलब जो है ना मुग़ल एम्परर सारे पैसे मनसबदार को ही दे दिया करते थे एज अ सैलरी। ठीक है,
देयर एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिशंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। तो अब क्या है, दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द, इससे क्या होता है, ये पैसे सारे खर्च करते थे मुगल एम्पर मनसबदार आर्टिशंस को, पीजेंट्री को, जो कलाकार लोग होते थे, ठीक है, पीजेंट जो किसान लोग थे, जो उनको गुड्स और सारा सामान प्रोड्यूस कर उनको देते थे, उनका बेनिफिट होता है क्योंकि सारे पैसे उनके पास ही जा रहे थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो कर इकट्ठा करने का जो स्केल था ना, वो बहुत कम होता जा रहा था। और प्राइमरी प्रोड्यूसर जो किसान लोग होते थे, जो कि सबसे पहले मतलब खेतों में लगा नहीं पा रहे थे, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट क्या होता है, मैंने बताया पीजेंट होता है किसान, ठीक है, पीजेंट होते हैं किसान या फिर फार्मर भी हम बोल सकते हैं। तो पहले पीजेंट बोला जाता था, तो पीजेंट और आर्टिशन, ठीक है। द पुअरेस्ट अमंग देम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ क्या होता है, मतलब जितना आप कमा रहे हो उतने का ही आप खा रहे हो, ये होता है हैंड टू माउथ। तो वो सारे जो गरीब लोग थे ना, वो हैंड टू माउथ का ही कमा रहे थे, कुछ सेविंग्स नहीं थी उनकी। दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। अब देखो, खेती करनी है तो आप ऐसे ही थोड़ा ना करो कि बिना बीज लाए, बिना टूल्स, बिना सप्लाईज के आप खेती थोड़ी ना कर सकते हो, ठीक है। खेती करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टूल्स लाने होंगे, उसके सप्लाईज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इनमें वो लोग पैसा नहीं लगा पाए थे। द वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिशनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो मतलब पीजेंट्स लोग, आर्टिशन लोग, ये लोग वेल्दी होते जा रहे थे, ठीक है। और मर्चेंट्स, जो व्यापारी और बैंकर लोग थे, वो भी इन पे खर्चा कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर है द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो मतलब जो एनॉर्मस वेल्थ थी, रिसोर्सेज थे, देखो मुगल के जो मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे, मुगल्स जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो इन लोगों को, पीजेंट्स लोगों को, आर्टिशन लोगों को ज़्यादा वेल्थ दे रहे थे, ठीक है। ऐसे वो भी वेल्दी होते जा रहे थे 17th सेंचुरी के आखिर में। जैसे जैसे मुगल एम्परर जो है, वो धीरे धीरे जो राजा था मुगल का, वो जैसे डिक्लाइन होने स्टार्ट होने लगा, जैसे जैसे कम होना स्टार्ट होने लगा मुगल का राज्य। तो वैसे ही जो उनके सर्वेंट्स थे, सर्वेंट क्या होता है, जो नौकर चाकर होते हैं वो, तो नौकर चाकर, जो नौकर लोग थे ना, नौकर जो थे उनके, वो पावरफुल होने लगे उन रीजन्स में। तो उन्होंने नई नई डायनेस्टीज़ बनाई, बहुत सारे प्रोविंसेस बनाए, जैसे कि हैदराबाद और अवध। तो पहले वो क्या करते थे, मुगल एम्परर को एज अपना मास्टर मानते थे, लेकिन 18th सेंचुरी के आते आते तक, 18th सेंचुरी तक आते आते वो क्या करने लगे, अपने इंडिपेंडेंट हो जाने लगे, मतलब अपने आप पर ही जो राजा टाइप बन गए थे वो, ठीक है, रूलर्स टाइप। तो ये था हमारा चैप्टर, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आज हमने लास्ट पार्ट डिस्कस किया आपकी चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।